आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी अपना किला बचाने में कामयाब रहे हैं। हैदराबाद निकाय चुनाव की काउंटिंग के 7 घंटे बीत चुके हैं और अब तक के रुझानों में ओवैसी की पार्टी 44 सीटों पर आगे चल रही है। अब तक उसके 14 उम्मीदवार चुनाव जीत चुके हैं। रुझानों में बीजेपी की स्ट्राइक रेट भी पिछली बार के मुकाबले काफी अच्छी है। पिछली बार बीजेपी को केवल 4 सीट मिली थी, जबकि अब तक के रुझानों में उसकी बढ़त 31 सीटों पर है। 31 सीटों के साथ टीआरएस नंबर 1 पोजीशन पर है। ऐसे में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में टीआरएस की बादशाहत कायम रहने की उम्मीद है। अब तक के नतीजों में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 14 सीटों पर जीत दर्ज की है। एआईएमआईएम से जीत हासिल करने वालों में पूर्व मेयर माजिद हुसैन भी शामिल है, जिन्होंने मेहदीपट्टनम से जीत दर्ज की है। माजिद ने अपनी जीत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को 5000 से ज्यादा वोटों से हराने में कामयाबी हासिल की। शुक्रगुजार और उसी के साथ साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर बने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मेहदीपट्टनम की आवाम के लिए मुझे खिदमत के लायक मुझे समझा और उनके फैसले को मेहदीपट्टनम की आवाम ने लब्बैक कहते हुए मजलिस उम्मीदवार में भारी अक्सरियत से कामयाबी अता फरमाई। टोटल जो पोलिंग हुई उसका टोटल 63% पोलिंग मजलिस के हक़ में हुई और हमारी जो लीड बीजेपी से है हमारी 5400 सीट मेहदीपट्टनम में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने भारी अक्सरियत से भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का झंडा वहाँ पे गाड़ा। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम मेहदीपट्टनम की आवाम का, जिन्होंने सदर मजलिस की आवाज़ में लब्बैक कहा। इंशाअल्लाह हम आपके तवक्कुआत पे पुरज़ोर मेहनत करते हुए आपके तवक्कुआत को करने की पुरज़ोर कोशिश करेंगे। तो अब तक के रुझानों में ये साफ है कि हैदराबाद निकाय चुनाव में टीआरएस की चमक फीकी नहीं पड़ी है, लेकिन बीजेपी नेताओं का दावा है कि उसने बड़े नेताओं को उतारकर गेम बदल दिया है। इस पर टीआरएस नेता और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं ने हैदराबाद को टूरिस्ट स्पॉट बना दिया था। इंडिया टीवी संवाददाता टी राघवन की टीआरएस नेता कविता से बातचीत हुई है, आपको सुनाते हैं उसके कुछ अंश। बीजेपी का ये दावा है कि जिस तरह से बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ पर कैंपेन किया उसने पूरा गेम चेंज कर दिया। आपको क्या लगता है, आपका क्या एनालिसिस है? देखिए, नेतागण आके जाएंगे तो अच्छा लगता है। हैदराबाद एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया था इलेक्शन के टाइम पे, बड़े बड़े नेता आए गए, लेकिन ये नेता ने किस तरीके की बात किया वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या बोला उन्होंने वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी वो नज़रिया हैदराबाद की तरफ कैसा है वो बताता है। उनके लिए हैदराबाद 1000 बातों में एक बात हो सकती है, लेकिन टीआरएस पार्टी को हैदराबाद ही एक इकलौती बात है। तो ये बात लोग समझते हैं, हमारी प्रायोरिटी हैदराबाद है, हमारी प्रायोरिटी तेलंगाना है। तो जो नेतागण बीजेपी से आए गए वो बहुत बातें बोले, लेकिन एक भी बात हैदराबाद के डेवलपमेंट के वास्ते नहीं था, एक भी बात हैदराबाद के लोगों के वास्ते उनका पैशन या प्यार जताने वाली बात नहीं थी। सिर्फ सियासत की बात की गई थी। तो जाहिर है लोग उसको रिजेक्ट करेंगे और टीआरएस पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। मैम, कहीं ना कहीं टीआरएस को भी इस बात से दिक्कत तो हुई, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने आपके सामने इतना बड़ा चैलेंज इंपोज किया, आपने तुरंत सीएम साहब ने ये कह दिया कि हम पूरे भारत में बीजेपी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मोर्चा खड़ा करेंगे। अगर आज के रिजल्ट्स आपके फेवर में आते हैं तो ये जो मोर्चे की बात है ये आगे बढ़ेगी, क्योंकि दिसंबर का दूसरा सप्ताह सीएम ने कहा है कि एक बड़ा यहाँ पर हैदराबाद से ऐलान होगा नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ। देखिए, टीआरएस पार्टी कभी भी एक रिएक्शनरी पॉलिटिक्स नहीं करती है, क्योंकि जीएचएमसी है, इसीलिए हमने ये नहीं कहा था कि एक मोर्चा करेंगे। आज आप देख लीजिए पंजाब के फार्मर क्यों वहाँ पे दिल्ली में बात कर रहे हैं, क्यों वहाँ पे बैठ गया अनशन पे। तो ये चीज़ें हैं कि देश में आज ऐसा माहौल है, केसीआर साहब ही नहीं, हर कोई चाहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सप्लेन करे ये कैसी बिल है, ये फार्मर के लिए कैसे हेल्प करेगी। आज पीएसयू के सारे एम्प्लॉयज़ चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी एक्सप्लेन करे कि पीएसयूज़ को क्यों भेजा जा रहा है जो प्रॉफिट में है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन सब पे बात होनी चाहिए, पॉलिटिकली होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअली होनी चाहिए, आम लोगों में भी बातें ये चलनी चाहिए। तो इसका माहौल आज बन रहा है। तो केसीआर साहब ने सिर्फ एक म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए ये सारी बात नहीं बोले, उन्होंने ये बात बोले हैं क्योंकि ये किसी ना किसी को ये बात उठाने की अभी वक्त आ गया है। तो दैट इज़ द ओनली थिंग, बट अदरवाइज म्युनिसिपल इलेक्शन हम बहुत कंफर्टेबल है। टीआरएस पार्टी खुद ब खुद मेयर पद पे आएगी, अच्छे से जीत के हम वापस आएंगे।
हमारे साथ दोनों संवाददाता देवेंद्र पराशर और टी राघवन जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, अब हम 2023 की थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जो तस्वीर नजर आती है बहुत ही त्रिकोणीय नजर आती है। अगर समीकरण की बात करें तो टीआरएस और एआईएमआईएम भले ही दुनिया के सामने अपनी दोस्ती का इजहार ना करे, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि यहाँ पर गठबंधन की गुंजाइश आगे भी रहेगी। यानी क्या 2023 में भी कुछ चुनावों की तस्वीर वैसे ही होगी जो अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में दिखाई दे रही है, या कुछ अलग तस्वीर होगी? इसमें तो अभी बहुत लंबा वक्त है, उसमें ये देखना होगा कि आगे की राजनीति कैसे बढ़ती है। लेकिन एक चीज़ जो अभी समझ में आ रही है कि उस समय भी अगले विधानसभा चुनाव में दोनों ही दल टीआरएस और एमआईएम एक साथ कोई ओपनली समझौता करें, इसकी संभावना बहुत कम रहेगी। और इसकी संभावना ज़्यादा रहेगी कि जो एमआईएम का जो प्रभाव क्षेत्र है हैदराबाद का, वहाँ पर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ, पर्दे के पीछे की जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसके तहत चुनाव में जाएँ। क्योंकि अगर टीआरएस और एमआईएम दोनों साथ आते हैं ओपनली, तो बीजेपी की राजनीति को ये बहुत सूट करता है। आपने देखा भी कि गृह मंत्री अमित शाह इस बात को कह रहे थे कि इलू इलू करते हैं दोनों, तो वो ये बीजेपी इस बात को एस्टेब्लिश करना चाहती है। और अगर ऐसे में गठबंधन हो गया तो वो बीजेपी के लिए काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ऐसे में निश्चित तौर पे टीआरएस सिर्फ अंडरस्टैंडिंग रख सकती है एमआईएम के साथ हैदराबाद के अंतर्गत। इसके अलावा पूरे सूबे में कोई गठबंधन इसकी संभावना नजर नहीं आ रही। रही बात बीजेपी की, तो निश्चित तौर पर यहाँ से उसे और मोमेंटम आगे बढ़ाना होगा। और सबसे बड़ी चिंता जो पार्टी की रहेगी कि प्रदेश इकाई जो है, जो स्थानीय इकाई, उसे किस प्रकार से मजबूत करे, ताकि जो माहौल बनाया जाता है उस माहौल को अल्टीमेटली जो लोकल आपके वर्कर्स हैं वो बूथ तक खींच कर लेके जाते हैं। और वहाँ पर बीजेपी को अभी और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। बीजेपी ने संगठन के लिहाज से अपने युवा नेताओं को वहाँ पे, अपेक्षाकृत युवा नेताओं को वहाँ पे लगाया है, ये जिम्मेदारी दी है। तो वहाँ पर निश्चित तौर पर अगले 2-2.5 साल में देखना होगा कि संगठन का काम कैसे आगे बढ़ता है, तब पता चलेगा कि चुनाव में क्या होता है। राघवन, जो जिस तरीके से चुनाव प्रचार हुआ, अभी आपकी जो बातचीत का हिस्सा, आप कविता जो टीआरएस की नेता है उनसे बातचीत कर रहे थे, उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि लोकल मुद्दों पर लोगों ने वोट किया या लोग वोट करना पसंद करते हैं। और टीआरएस की पॉलिटिक्स का तरीका भी ये है कि वो इस तरीके के मुद्दों को नहीं उठाती है, रैंडम पॉलिटिक्स नहीं करती है, बिगर इश्यूज है। हैदराबाद के नजरिए से आप थोड़ा बताइए कि वहां के मुद्दे ऐसे क्या थे जिसे बीजेपी ने या तो टच नहीं किया, या टच करने के बावजूद अभी टीआरएस से मोह भंग नहीं हुआ है हैदराबाद का? जी देखिए, बहुत बड़ा सेंटिमेंट अगर मीनाक्षी एनालिसिस करें तो तेलंगाना का है, क्योंकि केसीआर वो नेता है जिन्होंने इस राज्य को अलग राज्य बनाने के लिए बड़ा संघर्ष लड़ा। एक संगठन था जो फिर राजनीतिक एस्टेब्लिशमेंट में बदला, और केसीआर के रूप में हम यहाँ पर एक मुख्यमंत्री देख रहे हैं। वो सेंटिमेंट लगातार लोगों के बीच में है, क्योंकि अभी भी लोग ये मानते हैं कि केसीआर ही वो एकमात्र ऐसा व्यक्तित्व है जिसकी वजह से यहाँ पर एक अलग राज्य की स्थापना संभव हो पाई है। ये एक बड़ा पिक्चर है। लेकिन जैसे बात मैं आपसे कर रहा हूँ मीनाक्षी, उसी वक्त ये अपडेट्स भी आपको बताता चलूं कि 45 जो लीड कर रही थी एमआईएम, उसमें से 20 सीटों पर एमआईएम ने जीत दर्ज कर ली है। कुछ ऐसी सीटें हैं जिसमें जो लीड है वो काफ़ी डिसाइसिव हो गई है। करीब 6000 से 10,000 वोटों के अंतर से एमआईएम के कैंडिडेट्स लीड कर रहे हैं। तो बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में एमआईएम दिख रही है, क्योंकि बड़ा चैलेंज असदुद्दीन ओवैसी के सामने ये भी था कि क्या कहीं बीजेपी हैदराबाद में बहुत बड़े पैमाने पर स्ट्राइक तो नहीं करेगी, क्योंकि जिस तरह की बातें बीजेपी के नेताओं ने कहा था कि अगर यहाँ पर जीएचएमसी में बीजेपी का मेयर बनता है तो ओल्ड सिटी में एक सर्जिकल स्ट्राइक होगा। इस बात को काउंटर भी किया था असदुद्दीन ओवैसी ने। यह कहा था कि हैदराबाद की जनता 1 दिसंबर को डेमोक्रेटिक स्ट्राइक करेगी, और नतीजे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में एआईएमआईएम पहुंच गई है। लेकिन ये पोलराइजेशन जो बीजेपी चाह रही थी वो तो मुमकिन नजर नहीं आता है, क्योंकि जब तक एआईएमआईएम और टीआरएस खुलकर सामने नहीं आती है, तब तक जो ध्रुवीकरण की कोशिश अगर बीजेपी कर रही थी वो तो संभव नजर नहीं आता। देखिए, यही बात हम आपसे कहना चाह रहे थे कि टीआरएस ने शायद इस बात को भांप लिया था, असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहीं न कहीं इस बात को भांप लिया था कि अगर दोनों फ्रेंडली पार्टी की तरह काम करते हैं तो हो सकता है कि एक समुदाय का वोट बीजेपी के पक्ष में पूरी तरह से ध्रुवीकृत हो जाए। इसको बचाने के लिए ही टीआरएस के जो नेता हैं केटीआर, चुनाव की घोषणा के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कह दिया था कि मजलिस से हमारी कोई दोस्ती नहीं है, मजलिस को हम ओल्ड सिटी में हराने जा रहे हैं। ये एक शायद बड़ा मैसेज देने में टीआरएस कामयाब हो पाई। एमआईएम भी इस पर उन्होंने तर्क भी दिया। एमआईएम ने यहाँ तक कह दिया, एक नेता ने जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ के जो एमएलए हैं उन्होंने ये कह दिया था कि अगर मजलिस चाहे तो 2 महीने में टीआरएस की
सरकार को गिरा भी सकती है। लेकिन लगता है कहीं ना कहीं कि MIM और TRS इस बात को लोगों के सामने रखने में कामयाब हो पाए कि जो दोस्ती राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बहुत छोटे से मैं एक समअप करके मैं ब्रेक पर जाऊंगी राघवन। ये शायद देवेंद्र पराशर भी मानेंगे कि भले ही नेशनल पॉलिटिक्स में ये आरोप राजनीतिक विश्लेषक लगाते रहे कि AIMIM पार्टी जो है वो बी पार्टी है बीजेपी की, लेकिन कम से कम यहां पर तेलंगाना में नजर आता है कि ये बी पार्टी दरअसल KCR की बन गई है, TRS की बन गई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, फौरन लौट रहे हैं।